कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। इससे पहले हमने क्रिया बताई है आपको, क्रिया से संदर्भ में बहुत सारी बातें हमने की है। तो उम्मीद करता हूँ क्रिया का वीडियो आपके लिए प्रभावी सिद्ध होगी। और क्रिया से पहले आप विशेषण देखेंगे, विशेषण से पहले सर्वनाम, संज्ञा, भाषा। तो अगर सनह सनह यानी धीरे धीरे एक एक वीडियो आप देख लेते हैं, समझ लेते हैं, यकीन मानिए परीक्षा में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और साथ साथ यदि आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं समास की बात करने वाले हैं। अब समास कहा जाता है कि अगर व्याकरण आप पढ़ते हैं और समास नहीं समझ में आए तो मान के चलिए कि यूपीएसआई परीक्षा में 2 प्रश्न नहीं होने। ठीक है। और समास में सबसे बड़ी समस्या देखिए विद्यार्थी करते क्या है उसकी भी हम बात करेंगे, क्योंकि सब लोग पढ़ के जाते हैं, समास के प्रश्न होते ही नहीं है। तो समास से सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो समास में एक तो आपसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समास पहचान से पूछे जाते हैं। कहां से पूछे जाते हैं? समास पहचान से पूछे जाते हैं कि फला समास को पहचानिए। और दूसरा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो समास विग्रह से पूछे जाते हैं। ठीक है। समास विग्रह मतलब समास को अलग करके और बोला जाएगा फला समास का समास विग्रह क्या होगा। और तीसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो समास की परिभाषा से पूछा जाता है, डेफिनेशन से पूछा जाता है। अब समास कहते किसे हैं हम इस पे बात करते हैं। समास का प्रयोग व्याकरण में क्यों होता है इस पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए समास सबसे पहले ये शब्द विचार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शब्द विचार। क्योंकि व्याकरण के 3 अंग हैं। पूरे व्याकरण को हम कितने भाग में बांटते हैं? 3 भाग में, ये हम बता चुके हैं। कौन कौन सा? तो वर्ण विचार और शब्द विचार, शब्द विचार और क्या है? शब्द विचार और क्या है? वाक्य विचार। क्या है? शब्द विचार है और फिर क्या है? वाक्य विचार। तो आप समझ रहे होंगे कि वर्ण विचार क्या है, शब्द विचार क्या है और वाक्य विचार क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्याकरण के कितने भाग होते हैं तो आपको ये नहीं बताना है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सब कहीं ना कहीं वर्ण विचार या शब्द विचार या वाक्य विचार में आते हैं, जितने भी व्याकरण है। इसलिए व्याकरण की परिभाषा जब दी जाती है तो कहा जाता है जिससे शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना समझ में आ जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं? व्याकरण सीखते हैं। तो समास सबसे पहले शब्द विचार के अंतर्गत है ये। और समास का अर्थ क्या है? तो देखिए समास का जो अर्थ है वो है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना। संक्षिप्त करना अर्थात छोटा करना। क्या करना? छोटा करना। तो अब जो बड़े पद हैं उनको छोटा कर दीजिए तो क्या है? वो समास है। लेकिन फिर एक समस्या आती है ना कि फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? ठीक है। तो उसकी भी हम बात करेंगे। और समास को सम और आस कहा जाता है, यानी कि संक्षिप्तीकरण है। ठीक है। तो अब हम एक शब्द लेते हैं, जैसे हमने कहा कि रथ को चलाने वाला। रथ को चलाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? तो तुरंत आप बताओगे कि सर रथ को चलाने वाला के लिए एक शब्द क्या है? सारथी है। क्या है? सारथी। ठीक है। और अगर एक और हम कहें तो क्या है? रथ चालक। अब देखिएगा रथ चालक और सारथी ये 2 शब्द हैं। तो सारथी जो है ये क्या है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। क्या है? अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए क्या है? एक शब्द है सारथी। ठीक है। और रथ चालक क्या है? ये समास है।
अब फिर सर हम पहचानेंगे कैसे? तो समास में जो एलएचएस में होते हैं शब्द, लगभग लगभग वही क्या होंगे, राइट हैंड साइड में होंगे। लेकिन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में ऐसी बात नहीं होती। मेरी बात समझ गया आप लोग? मेरी बात समझ गया आप लोग? क्लियर है? क्लियर है? तो समास का क्या अर्थ बताया हमने? संक्षिप्तीकरण बताया, संक्षिप्त करना बताया। समास का प्रयोग हम व्याकरण में करते क्यों हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो देखिए, समास का प्रयोग हम व्याकरण में भाषा की सुंदरता बढ़ाने के लिए करते हैं और कम शब्दों में हम अधिक से अधिक व्यक्त कर पाए इसके लिए करते हैं। अब जैसे हम कहें कि यार रथ को चलाने वाले को बुलाओ, उससे अच्छा कर दिया रथ चालक को लेके आओ, या सारथी को लेकर, सारथी कहा तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कह दिया, और रथ चालक कहा तो ये समास है। अब फिर बड़ी एक समस्या आती है कि समास की पहचान हम देख कर देते हैं। क्या करते हैं, और ये अक्सर सभी विद्यार्थी करते हैं कि समास की जो पहचान है, समास की जो पहचान है वो क्या करते हैं, देख कर देते हैं। जबकि समास की पहचान देख कर नहीं की जाती, हमेशा समास की पहचान समास विग्रह करके की जाती है। क्या हमने बताया? समास की पहचान हमेशा हमेशा समास विग्रह करके की जाती है। देख के आप समास की पहचान करेंगे, गलत हो जाएगा। अब देखिए गलत कैसे होगा? जैसे कितने लोग ये याद कर लेते हैं कि जहां भी हाइफन देख लेना उसको क्या कर देना, तो द्वंद कर देना। आपने द्वंद किया भूखंड को, ये गलत हो जाएगा। ये क्या है? तत्पुरुष समास तो हो गया ना देखकर गलत। तत्पुरुष समास हो गया ना गलत, क्योंकि भूखंड का आप समास विग्रह करते हैं तो क्या बनता है? भूमि का खंड बनता है ना। अब आपने तो देखा कि यार जहां हाइफन देखा उसको द्वंद तो सर ने बताया था, और परीक्षा में करते हैं और वो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो समास की पहचान देखकर नहीं की जाती, समास की पहचान हमेशा विग्रह कीजिए, फिर थोड़ा सा विचार कीजिए, तब जाके समास को आप कीजिए। ठीक है? अब देखिए, दूसरा प्रश्न ये है कि समास में पदों की समास में पदों की संख्या कितनी होती है? और ए ऑप्शन दे दे हम एक, बी ऑप्शन दे दे दो, सी ऑप्शन दे दे तीन और डी ऑप्शन दे दे चार, तो क्या उत्तर होगा? या एक थोड़ा सा ऑप्शन हटा देते हैं और आपको कंफ्यूज करने के लिए, दो से अधिक। अब देखिए, अब 90% विद्यार्थी जो है इसका उत्तर डी करेंगे शायद। तो समास में पदों की संख्या दो से अधिक नहीं होती, दो होती है। अब किताबों में क्या देगा ना, दो या दो से अधिक, ये परंपरा सी बन गई है गलत लिखने की। ठीक है? हमेशा समास में दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं समास में? दो पद होते हैं। क्या बताया? समास में दो पद होते हैं। एक पद जो होता है वो पूर्व पद होता है। क्या होता है? पूर्व पद होता है, और दूसरा जो पद होता है वो उत्तर पद होता है। क्या होता है? उत्तर पद। तो दो ही पद मिलके क्या बनते हैं? समास बनते हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा। तो परीक्षा में गलत तो नहीं करेंगे, परीक्षा में आप गलत तो नहीं करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हमने जेब को कतरने वाला के लिए एक शब्द क्या बताया? जेब कतरा। क्या बताया? जेब को कतरने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जेब कतरा। अब ये इसको यहां से यहां तक जो है ना, इसको हम कहेंगे कि ये समास क्या है?
समास विग्रह है। क्या है? समास विग्रह है। और जेव कतरा क्या है ना, इसको हम या तो समस्त पद कह ले या इसको हम सामासिक पद कह ले, बात एक ही है। परीक्षा में आपको देगा निम्नलिखित समस्त पद की पहचान करें या निम्नलिखित सामासिक पद की पहचान करें। अब देखिए, ये जेब जो है ये पूर्व पद है। क्या है? पूर्व पद है। और कतरा जो है ये क्या है? उत्तर पद है। मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो समास में पदों की संख्या दो ही होती है। एक पूर्व पद होता है और दूसरा क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, फिर कंफ्यूजन होता है समास के भेद को लेकर। समास के भेद को लेकर अब पता चले कि अक्सर 4 और 6 में क्या है? विवाद है कि अब समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए, मुख्य रूप से समास के 6 ही भेद होते हैं। अगर प्रश्न ऐसे पूछ दे, पदों की, ध्यान दीजिएगा, पदों की प्रधानता, पदों की प्रधानता और पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के भेद, तो जो यहां आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। पदों की प्रधानता या अप्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। और मान लीजिए कभी ऐसा पूछ दे कि सामान्य रूप से, ऐसे पूछेगा तो ये कुछ गलत ही है। सामान्य रूप से समास के भेद तो 6 मान लीजिए। एक बार पूछा गया था यूपीएसआई में, आई थिंक, या कोई परीक्षा थी यूपी की, जहां सामान्य रूप से वो 6 भेद माना था। लेकिन अगर ऐसे पूछता है तो ये विवादित प्रश्न भी हो जाएगा। उसको लगाना चाहिए पदों की प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब 4 भेद कौन से होते हैं? क्योंकि समास में तो 2 ही पद होते हैं। तो देखिए, कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं, माने उत्तर पद का महत्व होता है। सारा दरमुदार उत्तर पद पे होता है। कुछ समास ऐसे होते हैं जो दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और कुछ समास ऐसे होते हैं जो दोनों पद क्या होते हैं? दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। और कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें कुछ कुछ कोई समास ऐसा है जिसमें पूर्व पद क्या है? प्रधान है, मतलब महत्व है उनका। अब देखिए, यहां आपने देखा समास में 4 पद, तो 2 या 2 से अधिक का कोई चांस है नहीं, क्योंकि या तो पूर्व पद है या फिर उत्तर पद है। तो उत्तर पद प्रधान किसमें होते हैं? तो तत्पुरुष समास में, ध्यान देना, किसमें? तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास के अंतर्गत, तत्पुरुष समास के अंतर्गत द्विगु समास आता है। और द्विगु समास के अंतर्गत क्या आ जाएगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, ध्यान दीजिए, एक बार थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। कर्मधारय समास के अंतर्गत द्विगु समास आता है, तो इसको मिटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि द्विगु समास को हम एक और नाम से जानते हैं, संख्यावाची कर्मधारय समास के नाम से भी हम जानते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो ये द्वंद्व समास में। किसमें? द्वंद्व समास में। दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं?
तो बहुव्रीहि समास में, किसमें? बहुव्रीहि समास में। और पूर्व पद प्रधान किसमें होता है? तो ये होता है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास में। मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो हमेशा मैं फिर बोलता हूं कि आपको ये भ्रम तो बिल्कुल नहीं रखनी है कि समास में दो या दो से अधिक पद होंगे। अगर ये सोचेंगे तो आप परीक्षा में क्या करेंगे? गलत कर देंगे। ठीक है? अब सुनिए, अब हमने बताया कि जो पूर्व पद है, पूर्व पद वो क्या है? प्रधान, अव्ययी भाव, उत्तर पद तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान, दोनों पद क्या हो जाते हैं? यहां प्रधान हो जाते हैं। ठीक है? और दोनों पद जो अप्रधान है, दोनों पद अप्रधान है, वो किस में होते हैं? बहुव्रीहि में। यही कंसेप्ट है समास का। ठीक है? तो अब हम आगे की बात करते हैं। अब सुनिएगा, अब हम तत्पुरुष समास की बात करते हैं। लिख लीजिएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। एक बात ध्यान दीजिए, तत्पुरुष समास से भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पहचान से पूछे जाते हैं और परिभाषा से पूछे जाते हैं। ठीक है? और इसको थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी होता है क्योंकि यहाँ बहुत घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखो, तत्पुरुष समास को ना हम दो भाग में बांट देते हैं। एक व्यधिकरण, व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और दूसरा होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह आएंगे, अभी बताएंगे हम। और समानाधिकरण में कर्मधारय और द्विगु। ठीक है? जल्दी आपको किताब में मिलते नहीं हैं तो ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है? और इसको लिख लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए, जैसे हमने जेब कतरा को विग्रह किया तो जेब को कतरने वाला, बीच में को आ गया। तो अब देखिए, ये जो कारक चिन्ह के आधार पर तत्पुरुष समास को हम अलग करते हैं ना, कारक चिन्ह के आधार पर, ध्यान दीजिए, यहां विभक्ति शब्द नहीं बोलेंगे। हिंदी में विभक्ति का प्रयोग नहीं होता, कारक चिन्ह के आधार पर बोलेंगे। ठीक है? कौन कौन सा? तो देखिए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण,
और संबोधन। ठीक है। अब कर्ता का जो चिन्ह है क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को कौमा के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में कौमा पर संबोधन हे अरे ये सब होता। ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान को कौमा के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में कौमा पर और संबोधन हे अरे। अब देखिए, तत्पुरुष समास में ये कर्ता का ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता और संबोधन चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। मेरी बात को समझ गए होंगे। तो कर्म से आरंभ होता है और कर्म को हम कर्म तत्पुरुष समास कहें या द्वितीय तत्पुरुष समास कहें, बात एक ही है। ये तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी और सप्तमी। तो अब कर्म तत्पुरुष समास में जब हम समास विग्रह करते हैं तो बीच में को आ जाएगा। जैसे जेब को कतरने वाला। ठीक है। जेब को कतरने वाला क्या है? जेब कतरा है। अब प्रश्न कैसे पूछेगा कि ये जेब कतरा कौन सा समास है? तो एक तो तत्पुरुष है, ये तो जानते हैं, लेकिन कठिन तब होगा जब ऐसे पूछ देगा कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तब आप क्या करेंगे भाई? तो जेब को आ गया ना, तो क्या हो गया? कर्म तत्पुरुष समास। जेब क्या आ गया? कर्म तत्पुरुष समास। या कर्म ना पूछ के द्वितीय तृतीय पूछे तो ये क्या है? द्वितीय। मत सोचिएगा ये प्रथम है, कर्ता नहीं है। तो नहीं, द्वितीय है, प्रथम होता ही नहीं है। और ने चिन्ह का प्रयोग जब आप शब्द अलग करते हैं तो ने चिन्ह नहीं आता, तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि आप देखेंगे कि तत्पुरुष समास में दो हट गए तो छह चिन्हों का ही, छह चिन्हों का क्या होता है? प्रयोग होता है। आई बात समझ में? छह चिन्हों का प्रयोग होता है, 8 चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जैसे कर लेते हैं। जैसे है देश निकाला, देश निकाल, तो हमेशा सेंस के साथ करते हैं। और जैसे लिखा देशभक्त, क्या है? देशभक्त। फिर क्या है? देशभक्ति। राम भक्त, राम भक्ति। समझिएगा, खूब आप लोग गलत करते हैं। ठीक है। और राजहंस, राजहंस, रेलगाड़ी। अब इन सब का समास विग्रह कीजिए, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है। क्या होगा समास विग्रह, जरा करके सोचिए। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं। हो गया? हो गया?
देश निकाला क्या है, तो देखिए क्या हो जाएगा, देश से निकाला। ठीक है, यानी अलग करना। निकाल दिया तो क्या हो गया, अपादान तत्पुरुष। देशभक्त, देश का भक्त। देशभक्ति, देश की भक्ति नहीं, देश के लिए, आदमी देश के लिए करता है ना, तो अब देखिए यहां के लग गया। राम भक्त, राम का भक्त। राम भक्ति, तो राम के लिए भक्ति नहीं हो जाएगा, सेंस को समझिए आप। राजहंस, अब राजा का हंस कर दोगे आप लोग, राजा का हंस, ये कौन सी बात हुई। राजहंस तो उसे कहते थे जो हंसों का क्या हो, हंसों का राजा। रेलगाड़ी क्या है, तो आप कह देंगे कि रेल की गाड़ी। भाई रेल की गाड़ी कौन सी होती है, रेल तो पटरी को कहते हैं, तो उसकी तो गाड़ी है नहीं, तो फिर रेलगाड़ी का समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह क्या होगा, तो देखिए ऐसे होगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। आई बात समझ में, तो कहा गया संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष, संबंध नहीं, ये के लिए तो संप्रदान तत्पुरुष का आ गया कि संबंध हो गया, ये रेल पर अधिकरण हो गया। आई बात समझ में, तो ऐसे ही हम करते हैं और जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए। तो ये आपने तत्पुरुष समास देखा। तत्पुरुष समास के बाद हम बात, अब किसी को हम पहले बाद में कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब हम कर लेते हैं द्वंद्व समास। ये बहुत बड़ा भ्रम है, पढ़ाते समय लोग बता देते हैं कि जहां भी आप ये हाइफन देखना वहां द्वंद्व टिक कर देना, ये बिल्कुल गलत है। फिर बताते हैं कि द्वंद्व समास में हमेशा क्या होते हैं, विलोम होते हैं दोनों शब्द, ये भी बिल्कुल गलत है। तो फिर द्वंद्व समास की पहचान क्या है, तो द्वंद्व समास की बस यही पहचान है कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। क्या बताया हमने, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यही पहचान है द्वंद्व समास का। और दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के, तो देखिए यानी दोनों पद का अपना क्या होता है, महत्व होता है। यानी कि अब जब दोनों एक साथ आते हैं तो हम किसी एक को थोड़े समय के लिए चूज कर सकते, छोड़ नहीं सकते। ठीक है, और कभी कभी तो ऐसा है कि हम चूज ही नहीं कर सकते। तो द्वंद्व समास में समास विग्रह करने पर और का प्रयोग होगा, या का प्रयोग होगा, या अथवा का प्रयोग होगा। अब यहां भी कंफ्यूजन, और या अथवा का प्रयोग कहां करें, तो सुनिएगा। अगर जैसे एक शब्द हम लिखते हैं माता पिता, ठीक है, और दूसरा शब्द लिखते हैं हम सुख दुख, समझिएगा, सुख दुख लिखते हैं, फिर लिखते हैं भाई बहन, क्या लिखते हैं, भाई बहन लिखते हैं, फिर लिखते हैं राम लक्ष्मण। अब चलिए भाई बहन तो चलिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, सुख का विलोम दुख है, ठीक है, लेकिन माता का विलोम पिता थोड़ी है, तो स्त्रीलिंग परिवर्तित हो रहा है ना। तो अब यहाँ क्या करेंगे, हम पूछे आपसे कि माता पिता में आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, तो शायद आप कंफ्यूज हो जाए। तो जहां आप चुनाव न कर सके वहां बीच में और का प्रयोग कीजिए। सुख दुख, या तो सुख आएगा या दुख, या तो यहाँ या आप अथवा का प्रयोग कर सकते हैं। भाई बहन यहाँ भी नहीं चुन सकते, तो और का। राम लक्ष्मण यहाँ भी नहीं चुन सकते, तो और का प्रयोग कीजिए। ठीक है,
कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि कुछ सेंटेंस दे के पूछ देता है कि इसमें द्वंद्व समास का विग्रह क्या होगा। जैसे ऐसे दे दे कि हाथ 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 पाँव हाथ पाँव बचाकर काम करो। अब यहां पूछेगा कि ये द्वंद्व है तो इसका विग्रह क्या होगा। हाथ हाथ पाँव जो है, हाथ पाँव, तो केवल हाथ पाँव की तो बात है नहीं, तो इसका विग्रह हो जाएगा हाथ पाँव आदि या इत्यादि, मतलब इसके अलावा भी हर जगह। ठीक है, तो कुछ इसका इस टाइप का सेंस होना कि इसमें कुछ और बातें हो सकती हैं। जैसे वह सेठ साहूकार बनता है, मतलब धनी व्यक्ति बनता है। हुक्का पानी बंद कर दो, ऐसा तो नहीं है केवल हुक्का और पानी बंद करके बाकी चीजें दी जाएंगी। तो जब कुछ ऐसे हो तो लास्ट में आप क्या कर दीजिएगा, आदि कर दीजिएगा। अब जो ये हाइफन की बात करते हैं ना, उनसे एक प्रश्न पूछते हैं कि अगर ये एक साथ लिख दे सत्यासत्य, तो कहाँ गया हाइफन। हाइफन तो है नहीं, योजक चिन्ह है नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सत्य या असत्य हो जाएगा। मेरी बात को समझे। अगर हम धर्म की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, धर्म या क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह है धर्मासुरासुर है, धर्माधर्म है, सत्यासत्य है। तो आई बात समझ में, तो इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसको नोट नोट डाउन कर लेंगे द्वंद्व समास को। क्लियर हुआ। अब देखिए, द्वंद्व समास के बाद हम कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास, अब आप देख रहे हैं ये कर्मधारय समास है। कर्म धारे का क्या अर्थ होता है, धारण करना। धारे का क्या अर्थ है, धारण करना। दो अर्थात क्या धारण करना, कर्म धारण करना। कर्म क्या है, आपका कर्तव्य है, यानी ये कर्तव्य क्या है, आपकी विशेषता है, यानी कि विशेषता धारण करना क्या है, कर्मधारय समास है। मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब कर्मधारय समास में जब आप देखेंगे तो विशेषण एडजेक्टिव दिखेगा आपको, विशेषण विशेष्य का रूप दिखेगा, या फिर उपमेय और उपमान का रूप दिखेगा। ठीक है, उपमेय उपमान, जब दो संज्ञाओं के बीच तुलना हो जाती है। उपमेय का अर्थ होता है जिसकी तुलना की जाए, क्या, जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने लिखा नील गाय, अब नील है जो गाय, है जो गाय, मतलब जो गाय नीली है, ब्लू है। अब यहां क्या आ गया, नीला आ गया। और कर्मधारय समास में
उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, बाद का पद मुख्य होता है। अगर हम केवल नील लिख दें तो कोई मतलब नहीं है जब तक संज्ञा, क्योंकि विशेषण आता किस लिए? संज्ञा के लिए आता है, उसी के लिए आता है ना। तभी विशेषण विशेष है जब संज्ञा आए, नहीं आए कोई मतलब नहीं है विषय। तो भैया उत्तर पद प्रधान हो गया, आई बात समझ में? ठीक है, जैसे चंद्रमुख, अब चांद आ जाए मुख ना हो तो कोई मतलब नहीं, हम तुलना कर रहे हैं। तो चांद चंद्र के या चंद्र रूपी मुख के समान और रूपी का प्रयोग करते समय थोड़ी सावधानी देखनी होगी कि रूपी मतलब रूप दे दिया जाता है, ठीक है, और समान का मतलब ठीक उसी तरह, जैसे सोने के जैसा। सोना रूपी नहीं हो सकता लेकिन चंद्र रूपी हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये क्या है? कर्मधारय समास है, ठीक है। जैसे हरी मिर्च, तो हरी है जो मिर्च, ठीक है। सुपुरुष, सुपुरुष है तो सुंदर है जो पुरुष। सु, अब सु लगने से आप अव्ययी भाव मत समझ लीजिएगा, क्योंकि कुछ उपसर्ग होते हैं जो विशेषण का रूप धरते हैं, तो ये सुपुरुष क्या हो जाएगा? आ, बिल्कुल कर्मधारय समास हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा गया, समझिएगा, और पूछा गया कि हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद का, हैदराबाद का समास विग्रह क्या होगा? हैदराबाद का समास विग्रह क्या होगा? बताइएगा, हैदराबाद का समास विग्रह क्या होगा? अब हैदराबाद का क्या है समझिएगा, हैदर के द्वारा आबाद। अब हैदर के द्वारा आबाद है, आबाद का मतलब बसाना, बसावट, यानी हैदर ने बसावट किया, हैदर ने बसाया। और तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, हैदराबाद, अहमदाबाद, फतेहाबाद, तो सब आबाद मतलब बसाना। गढ़ आए, गढ़ का मतलब वहां कोई गढ़ रहा होगा, मतलब कोई बहुत किसी राजा महाराजा की वहां भवन रहे होंगे, तो गढ़ उसी को कहते हैं, थोड़ी ऊंचाई पर बसी होती है गढ़, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हैदराबाद का समास विग्रह, और ये क्या है, कौन सा समास है? तो के द्वारा आ गया ना, तो क्या है? कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास है, कर्ण तत्पुरुष समास है। और ये ऑप्शन में ना हो तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे भी खूब प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है। अब बात कर लेते हैं हम द्विगु समास की, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, द्विगु समास। तो द्विगु समास को आपको पता ही है कि इसको हम संख्यावाची, संख्यावाची
कर्मधारय समास भी कहते हैं, संख्यावाची कर्मधारय समास भी कहते हैं। और अब जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रह है तो 9 ग्रहों का समूह, 9 ग्रह है, ठीक है। अब 9 आ गया ना तो संख्यावाची होते हैं। और ध्यान दीजिए 1 से लेके 10 तक द्विगु समास है, लेकिन 11, 12, 13 ये सब क्या है? द्वंद्व है, ठीक है। ये भी जब प्रैक्टिस कराएंगे तो बताएंगे। तो यहां तक आप लोग लिख लिए होंगे और समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगली कक्षा में हम इससे आगे की बात करेंगे, यानी कि बहुव्रीहि समास की बात करेंगे, ठीक है। अव्ययी भाव समास की बात करेंगे और फिर 40-50 शब्द 40-50 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ऐसे प्रश्न जो कठिन होंगे, जैसे सरासर है, पर्णकुटी है, ठीक है, इकलौता है, गुरु भाई है। अब गुरु भाई का समास विग्रह गुरु का भाई कर देते हैं लोग, जबकि गुरु भाई उसको कहते हैं जो एक शिष्य से संबंधित हो, एक ही गुरु से संबंधित हो। तो इन सब की बात करेंगे। तो आगामी जो कक्षा है उसको देखना ना भूलिएगा और इससे पहले का भी वीडियो देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक आप ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, खूब पढ़ाई कीजिए। यकीन मानिए सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। टेक केयर।